हेलो एवरीवन, वेलकम टू YTH इंडिया। YTH इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। #गेट सक्सेस विद अस। दिस इज सिमरन एंड आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी को पढ़ेंगे। एक साधारण सा बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को बना। इसी दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कई मासूम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। But before we begin, I share some important information regarding our channel, that is YTH India. YTH India पे आप सभी को अनलिमिटेड फ्री क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड these all for UPSC सिविल सर्विसेज एंड स्टेट एग्ज़ाम्स, टैट एग्ज़ाम्स, लेखपाल एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज हैं हमारे YTH इंडिया पे जो कि चल रहे हैं। IAS, BPSC, UPPSC, JPSC के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है GS का। प्री कम मेन फॉर बोथ हिंदी में। कंप्लीट NCERT मॉड्यूल फॉर ऑल एग्जामिनेशन हिंदी में। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपी लेखपाल, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर सुपर टेट, CTET, UP टेट एंड DSSB इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरह से कि 9 बजे सुबह इंग्लिश एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए सुबह 11 बजे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग सेक्शन एंड प्लीज़ जॉइन ऑन आवर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो आज हम लोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी पूरी कहानी को देखते हैं। युवा पीढ़ी के लिए जलियांवाला बाग के बारे में जानना और कई छिपी और असुविधाजनक सच्चाइयों को सामने लाना महत्वपूर्ण है। चुप्पी त्रासदी के इतिहास को घेर लेती है। जलियांवाला बाग की विरासत को अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्य धारा के इतिहास लेखन में कई तथ्यों को दबा दिया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में वर्तमान सैन्य और नस्लीय हिंसा के सामने और यह तथ्य कि ब्रिटेन और अन्य पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के अपनी शाही अपराधों के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के लोगों पर भारी बोझ डाला है। उन्हें उनकी सहमति के बिना युद्ध में घसीटा गया था। सशस्त्र बलों की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। कई युवकों को अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को दूर दराज के देशों में भेजा गया था। युद्ध के दौरान भारत के लगभग 60,000 वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी। आम लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं की कई कमी और मुद्रास्फीति की असामान्य रूप से उच्च दर का सामना भी करना पड़ा था। चूँकि अंग्रेज अपने सहयोगियों के साथ लोकतंत्र की रक्षा और सभी समुदायों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए युद्ध लड़ रहे थे, भारतीयों के लिए यह उम्मीद करना बहुत बड़ा नहीं था कि उनके शासक अंत में उन्हें स्वशासी संस्थान प्रदान करेंगे। 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय द्वारा 10 दिसंबर 1917 को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावी ढंग से निपटने के उपाय सुझाने के लिए जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति की नियुक्ति ने लोगों की आशाओं पर ठंडा पानी फेंक दिया और उन्हें माप से परे क्रोधित कर दिया। सेडिशन कमेटी ने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सरकार ने सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पेश किए, जिन्हें रोलेट बिल, लोकप्रिय रूप से ब्लैक बिल के रूप में जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था। यह आग में ईंधन जोड़ने के लिए बाध्य था। दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना, मद्रास अब चेन्नई और बॉम्बे जो कि अब मुंबई है में पूरे देश में विरोध सभाएं और प्रदर्शन हुए। गांधी जी, जो अब तक पक्के वफादार रहे थे, भी अपमानित महसूस करते थे। उन्होंने इन विधेयकों को वापस लेने के लिए वायसराय को लिखा और यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया सत्याग्रह अभियान चलाएंगे। तदनुसार उन्होंने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके सदस्य से इन कानूनों का पालन करने के लिए सभ्य रूप से मना कर देंगे, लेकिन सरकार 1 इंच भी नहीं हिली। केंद्रीय विधान परिषद
के सभी गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद 2 विधेयकों में से एक को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया और एक 21 मार्च 1919 को कानून की किताब में रखा गया, जिनमें से 3 मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक ने परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रॉलेट के नाम पर इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि इसका आधिकारिक शीर्षक अजराचक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और उसे जेल में बंद करने की व्यापक शक्तियां दी। यह उन विशेष अदालतों द्वारा अपराधों के परीक्षण के लिए भी प्रदान करता है जिनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। इसमें बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील की बात कही थी। देश के सामने विकट स्थिति थी, क्या किया जाए। यह एक दुविधा थी। एक हड़ताल होनी थी। यह 30 मार्च 1919 को आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी जी के आह्वान पर देश ने शानदार प्रतिक्रिया दी। हड़ताल के दिन सब कुछ ठप हो गया। कई लोगों ने पूरे दिन का उपवास भी रखा। जनसभाएं की गईं, प्रदर्शन हुए, सरकार दहशत में आ गई। इसने लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। दिल्ली में जहां 30 मार्च 1919 को हड़ताल हुई, वह वही घटना का दिन था। आर्य समाज के महान नेता स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में बाहरी भीड़ से बात की। उन्होंने चांदनी चौक पर जुलूस का नेतृत्व किया। जवानों ने जुलूस को बाधित करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने अपना सीना तान दिया और उन्हें उस पर गोली चलाने को कहा। इसके बजाय उन्होंने 9 अन्य 5 हिंदू और 4 मुसलमानों को गोली मार दी। कई घायल हो गए। पुलिस अस्पताल की ब्रिटिश नर्सों ने घायलों की देखभाल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे विद्रोही थे। गांधी जी को दिल्ली की स्थिति से अवगत कराया गया और उनसे शहर का दौरा करने का अनुरोध किया गया। जैसे ही वह ट्रेन से आ रहे थे, पुलिस ने उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1919 को उन्हें वापस बॉम्बे ले गए। अमृतसर में दोनों तारीखों 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह पूरी तरह से सफल रहा और हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। लगभग 50,000 लोगों की एक जनसभा में वक्ताओं ने रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लेने पर ब्रिटिश राज के आसन पतन की घोषणा की। 3 दिन बाद लोगों ने रामनवमी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया। उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें महात्मा गांधी की जय और हिंदू मुसलमान की जय के नारे लगे। इससे जिलाधिकारी थोड़ा घबरा गए। बड़ी हताशा में उन्होंने शहर के 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अपना आवास पर बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर से सभी दुकानों को तत्काल बंद कर दिया गया। भीड़ सिविल लाइंस की ओर बढ़ी जहां ब्रिटिश नौकरशाहों के बंगले थे। वे जानना चाहते थे कि उनके नेता कहाँ हैं और उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। एक सैन्य पिकेट ने उन्हें सिविल लाइंस में प्रवेश करने से रोक दिया। जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई तो उन्होंने गोलियां चला दी जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए। यह भीड़ को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका नहीं था। भीड़ हिंसक हो गई और बदला लेने लगी। यह वापस मुड़ा और शहर में प्रवेश किया। इसने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया और 5 यूरोपीय लोगों को मार डाला। एक मिशनरी महिला मिस शेरवुड जो अपनी साइकिल पर स्कूल जा रही थी को लाठियों और मुट्ठियों से पीटा गया और सड़क किनारे बेहोश छोड़ दिया गया। उन्हें जल्द ही कुछ अन्य भारतीयों ने उनके घर पर भेज दिया और प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद उनके परिजनों और रिश्तेदारों को बहाल कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने मार्शल लॉ नियमों की मदद से इसे नियंत्रित करने का फैसला किया। ब्रिगेडियर जनरल डायर जालंधर कैंट से पहुंचे। 11 अप्रैल 1919 की शाम को मार्शल लॉ नियम की स्थापना के लिए, जिसे आधिकारिक तौर पर बाद में 15 अप्रैल 1919 को घोषित किया गया था,
अगले दिन उन्होंने आंदोलनकारियों के मन में आतंक फैलाने के लिए व्यक्तियों की अंधाधुंध गिरफ्तारी का आदेश दिया। उसने उन्हें डराने के लिए सैनिकों और बख्तरबंद कारों के मार्च पास्ट का आदेश दिया। उन्होंने सभी सभाओं और जुलूसों को मना किया और 19 स्थानों पर ढोल की थाप से घोषणा की कि उनके आदेशों की अवहेलना करने वालों को गोली मार दी जाएगी। लेकिन लोग अपने ब्रिटिश उत्पीड़कों की बंदूकों और गोलियों से नहीं डरते थे। एक समय में 2 से अधिक व्यक्तियों को फुटपाथ पर चलने की मनाही थी। लोगों को आदेश दिया गया कि वे रास्ते में देखे गए प्रत्येक ब्रिटिश अधिकारी को सलाम करें। जब वे उस गली से गुजरे जिसमें मिस शेरवुड पर हमला किया गया था, तो उन्हें अपने पेट के बल रेंगना पड़ा। इस अपमानजनक कृत्य के गैर प्रदर्शन ने उन्हें खुले में कोड़े मारने के लिए उत्तरदायी बना दिया, जिसके लिए सैनिकों की एक टुकड़ी को मौके पर तैनात किया गया था। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमे के जेल में रखा गया। आंदोलनकारियों से सहानुभूति रखने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई। छात्रों को प्रतिदिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए उन्हें लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। आतंक का ऐसा शासन केवल अमृतसर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब में व्याप्त था। सेना और पुलिस की निगरानी में पूरा प्रांत एक बड़ा कारागार बन गया था। जलियांवाला बाग, अमृतसर शहर, तारीख 13 अप्रैल 1919। उस दिन जलियांवाला बाग में 15 से 25 हज़ार लोग जमा थे। अचानक लोगों को ऊपर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक हवाई जहाज बाग के ऊपर नीची उड़ान भरते हुए जा रहा था। उसके एक पंख पर एक झंडा टंगा हुआ था। उन लोगों ने इससे पहले कोई हवाई जहाज नहीं देखा था। कुछ लोगों ने उसे देखते ही वहां से हट जाने में ही अपनी खैर समझी। अचानक लोगों को नेपथ्य से भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी और सेकंडों में जलियांवाला बाग के संकीर्ण रास्ते से 50 सैनिक प्रकट हुए और 2-2 का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगह पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आ गए, आ गए। वो वहां से बाहर जाने के लिए उठे। तभी एक आवाज़ आई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। उसी क्षण ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर चिल्लाया, गुरखाज राइट, 59 लेफ्ट। 25 गोरखा, 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। डायर ने बिना एक सेकंड गवाए आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने निशाना लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ लोग मरकर और घायल होकर गिरने लगे। घुटने के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुनकर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई गोली बर्बाद नहीं जा रही थी। डायर ने हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूक रिलोड करें और उस तरफ फायरिंग करें जिधर सबसे ज़्यादा भीड़ है। लोग डरकर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सारे लोग संकरी गलियों में के प्रवेश द्वार पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के सैनिकों ने इन्हीं को अपना निशाना बनाया। लाशें गिरने लगीं। कई लोगों ने दीवार चढ़कर भागने की कोशिश की और सैनिकों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने चिल्लाकर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले ही लेट कर पोजीशन के लिए गोरखाओं ने नहीं बख्शा। बाद में सर्जेंट एंडरसन ने, जो जनरल डायर के बिल्कुल बगल में खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया, जब गोलीबारी शुरू हुई तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई है। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर में मैंने कैप्टन ब्रिग्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। एक जिक्र आता है कि डायर के एक साथी ब्रिग्स ने कोहनी से पकड़कर उनकी कमीज़ को हिलाया, मानो ये कह रहे हों कि अब बहुत हो चुका, लेकिन डायर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ एक अंग्रेज़ एसपी रिहेल भी मौजूद थे। उन्होंने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि सारी हवा में लोगों के भागने की वजह से पैदा हुई धूल और खून ही खून था। किसी की आँख में गोली लगी थी तो किसी की अंतड़ियाँ बाहर आ गई थीं। हम इस नरसंहार को देख नहीं पाए और बाग से बाहर चले गए।
उसके बाद रेहेल की भतीजी ने एक डायरी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उनकी पहली वाली शख्सियत खत्म हो गई और वो बेइंतहा शराब पीने लगे। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। डायर के सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। जलियांवाला बाग पर किताब ओपन रिबेलियन इन पंजाब लिखने वाले कपिल देव मालवीय एक जगह लिखते हैं, एक स्थानीय डॉक्टर का 13 साल का बेटा मदन मोहू अपने दोस्तों के साथ खेलने रोज जलियांवाला बाग जाया करता था। उस दिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो पीपल के पेड़ को निशाना बनाएं। उधर बहुत से लोग बाग के किनारों पर ऊंची दीवारों को लांघने की कोशिश कर रहे थे। डायर ने अपने सैनिकों की बंदूकों की नालें उनकी तरफ मुड़वा दी। भरपूर सिंह 13 अप्रैल 1919 को सिर्फ 4 साल के थे। उन्होंने कहा, मैं उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर सैनिकों से दूर की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे 7 फुट ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरी बाह टूट गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर और जुल्म न ढाए जाएं। अपने छत से इस कत्ले आम को देख रहे मोहम्मद इस्माइल ने कांग्रेस की जांच समिति को बताया, मुझे पता था कि मेरे परिवार के कुछ लोग बाग में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाया। बाद में मैंने अपने चचेरे भाई को ढूंढने निकला। मैंने कई लाशों को पलटकर उनके चेहरे देखे। मरने वालों में मरे कई दोस्त और पड़ोसी थे। कई जगहों पर एक के ऊपर एक 10 से बाहर लाशें पड़ी हुई थीं। मंडी के खैरुद्दीन तेली के हाथ में उनका 6 महीने का बच्चा था जो मर चुका था। फायरिंग 10 मिनटों तक जारी रही। लोगों के चीखने की आवाज़ इतनी तेज थी कि डायर और उसके साथियों के बाद में हंटर कमेटी को बताया कि उन्हें सैनिकों से फायरिंग रुकवाने में बहुत मुश्किल आई क्योंकि उनकी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जैसे ही गोली चलाना रोकने का आदेश दिया गया, सैनिक उतनी ही तेज़ी से बाहर चले गए जिस तेज़ी से वो अंदर आए थे। डायर उछलकर अपनी कार में बैठा और रामबाग की तरफ बढ़ गया। उसके सैनिक उसके पीछे पैदल तेज़ी से मार्च करते हुए चले। उस रात जलियांवाला बाग में मरने वाले लोगों को कई डॉक्टरी सहायता नहीं पहुंची, न ही लोगों को अपने मृतकों और घायलों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाज़त दी गई। कांग्रेस और सरकार दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी अलग अलग समितियां नियुक्त की। कांग्रेस की जांच समिति में गांधी जी, CR दास, फजल उल हक और अब्बास तैयब जी शामिल थे। इसकी रिपोर्ट ने पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर और ब्रिगेडियर जनरल डायर दोनों को दोषी ठहराया और सरकार से उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आग्रह किया। बहुचर्चित किताब जलियांवाला बाग और ट्रू स्टोरी लिखने वाली किश्वर देसाई बताती हैं, रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के इतने नज़दीक था कि उन्होंने अपने शयन कक्ष से गोलियों की आवाज़ सुनी। वो बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई बाग पहुंची। उनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो अपने पति को ढूंढने लगीं। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नज़र अपने पति के मृत शरीर पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्हें लाला सुंदर के 2 बेटे आते दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा कि वो किसी तरह एक चारपाई ले आए ताकि उनके शरीर को घर ले जाया जा सके। उन्होंने मदद करने का वादा किया, लेकिन वह लौटकर नहीं आए। किशोर देसाई आगे बताती हैं, रतन देवी के एक सिख व्यक्ति से अनुरोध किया कि वो उनके पति के शरीर को एक सूखी जगह पर ले जाने में उनकी मदद करें, क्योंकि जहां उनका शरीर था उसके चारों तरफ खून ही खून था। उन्होंने सिर की तरफ से उनके शरीर को पकड़ा और रतन देवी ने पैर की तरफ से, और उन्होंने एक लकड़ी की सहारे लेटा दिया। रात के 10 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने अपने मृत पति के सिर को अपनी गोद में लेटाकर वो पूरी रात बिताई। उन्होंने एक हाथ में एक डंडा पकड़ रखा था ताकि खून की बू सूंघ कर वहाँ पहुँचे
कुत्ते उनके ऊपर हमला न कर दें। उन्होंने देखा कि एक 12 साल का लड़का उनके पास पड़ा हुआ है जो बुरी तरह से घायल था। उन्होंने उससे पूछा, क्या वो उसे कोई कपड़ा ओढ़ा दे? लड़के ने कहा, नहीं, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। उन्होंने कहा, मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर बाद लड़के ने कहा, मुझे पानी चाहिए, लेकिन वहाँ कहीं एक बूंद भी पानी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी कराहें सुनाई देना बंद हो गईं। इस बीच जलियांवाला बाग में नरसंहार करने के बाद डायर शाम 6:30 बजे के आसपास अपने कैंप पहुंचा। उसने पूरे शहर की बिजली और पानी कटवा दिए। रात 10 बजे अपने शहर का एक बार फिर दौरा किया, यह देखने के लिए कि लोगों के घर से बाहर ना निकलने के उसके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। इससे अधिक क्रूरता की और क्या बात हो सकती थी कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार और बुजुर्ग जलियांवाला बाग में घायल, तड़प या मर रहे थे और लोगों को उनकी मदद करने के लिए बाहर आने का भी इजाज़त नहीं थी। डायर को उस रात सड़क पर एक शख्स भी नहीं दिखाई दिया हो, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था। लेकिन वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह तक बाग के ऊपर चीलें उड़ना शुरू हो गई थीं ताकि वो नीचे पड़ी लाशों या घायल व्यक्तियों पर हमला कर उनका गोश्त खा सकें। गर्मी में लाशें सड़नी शुरू हो गई थीं। 35 साल के एक ठेकेदार लाला नाथूराम ने कांग्रेस की जांच समिति को बताया, मैं अपने बेटे और भाई को ढूंढने निकला था। मुझे अपनी पगड़ी सिर पर रखने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी, क्योंकि गोश्त पाने की कोशिश में चीलें अपने चोंचों से मेरे सर पर झपट्टा मार रही थीं। इस घटना के 3 महीनों बाद जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जांच के लिए पहुंचा, तो वहां वातावरण में अब भी लाशों के सड़ने की दुर्गंध मौजूद थी। पंजाब के लोगों पर सरकार द्वारा की गई क्रूरता ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी जी के लिए उन्हें एक वफादार से एक आंदोलनकारी में परिवर्तित करना और अमृतसर में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के रूप में प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण कारक था। सरकार द्वारा नियुक्त हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने यह विचार किया कि जनरल डायर का आचरण कर्तव्य की ईमानदार लेकिन गलत धारणा पर आधारित था और उनके कार्य उस स्थिति की उचित आवश्यकताओं से कहीं अधिक थे जिसके आधार पर भारत सरकार ने उन्हें हटा दिया था। जब जनरल डायर अपमान में इंग्लैंड लौटे तो उनके देशवासियों ने उनके क्रूर कृत्यों के लिए उनकी निंदा नहीं की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनके निष्कासन की निंदा करते हुए 89 को 129 मतों से एक प्रस्ताव पारित किया। लंदन के मॉर्निंग पोस्ट ने अपने पाठकों से उसे दान करने के लिए एक फंड की सदस्यता लेने के लिए कहा और 30,000 की एक बड़ी राशि एकत्रित करने में सक्षम था। खुद को इंग्लैंड की महिला कहने वाली एक महिला संघ ने उन्हें सम्मान की तलवार भेंट की। भारत में बड़ी संख्या में यूरोपियों भी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक के रूप में मानते थे। तो यही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज, टेट, लेखपाल एग्ज़ाम और सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।